चैप्टर 2344 जीरो एंड लिंग। आखिरकार चर्चा के बाद तीनों पक्ष बैठकर बात करने पर सहमत हुए। रेडिएंट मून एम्पायर के 3 मून गार्डियंस, डार्क मून एम्पायर के ब्लैक मून प्रीस्ट और मनुष्यों की ओर से 7 प्रतिनिधि, झंगी, यांग जिंगसिन, फादर ओरियोन, बेंजामिन मॉर्गन, आर्थर ड्रोगोन, इंद्र और मोरना। मानव थोड़े अधिक थे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि कई विशेष व्यक्तियों ने पीछे इंतजार करने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं वे किसी अवसर से वंचित न रह जाएं। इसलिए अंततः मजबूरन सबसे शक्तिशाली लोग ही भेजे गए। दोनों महान साम्राज्य इस बात की परवाह नहीं करते थे। तीनों पक्षों ने जल्दी से मध्य क्षेत्र में एक विशाल मंच बना लिया, जो चांद के ऊपर आकाश में निलंबित था। ये एक सफेद प्रांगण था, जिसके दोनों ओर ब्लैक मून प्रीस्ट और मून गार्डियन के सिंहासन थे। मध्य भाग किसी न्यायालय की तरह मनुष्यों के लिए खाली रखा गया था। जब झंगी और उसका समूह पहुंचा, उन्हें तुरंत 2 दिशाओं से दबाव की एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई। झंगी ने हंसी में ठुकराया। ऐसी छोटी चालों को उसने गंभीरता से नहीं लिया। उसने तुरंत हाथ लहराया और खाली स्थान पर 2 सोफा प्रकट हो गए। वो और यांग जिंगसिन आराम से बैठ गए। किंग आर्थर और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। अब झंगी और यांग जिंगसिन बैठे थे और वे सब खड़े, मानो वे उनके सेवक हो। इंद्र का गुस्सा मुश्किल से उसकी मुस्कान में छिप रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे केओस कहा जाता है। ऐसी घड़ी में भी ये ध्यान का केंद्र बनना चाहता है। अगर इतना दिखावा करना ही पसंद है, तो क्यों न तुम सिलिकॉन असेंबली लाइन पर काम कर लो। धम झंगी का फॉलोअर बनने को तैयार न होकर उसने अपनी क्षमता सक्रिय की। एक गोल्डन लोटस प्रकट हुआ। वो उस पर बैठ गया, एक हाथ से फ्लावर पिकिंग जेस्चर करते हुए, चेहरे पर शांत मुस्कुराहट ओढ़े। बाकियों के चेहरे और भी काले पड़ गए। वे समझ गए, ये सबने स्वयं को ही सोच रखा है। असल वार्ता कौन करेगा? मोरना का भाव नहीं बदला। उसने एफरोस्टी कर एक आइस थ्रोन बनाया। उस पर घमंडी अदा से बैठी, पैर पर पैर रखकर। बाकियों में ऐसी क्षमता नहीं थी। वे बस दिल ही दिल झंगी को कोसते रहे। क्यों नहीं ये आदमी फर्नीचर होलसेल करता? और वे धीरे धीरे दूरी बनाकर खड़े हो गए कि कहीं वे उसके नौकर न लगे। 3 पक्षों में लंबे टकराव के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला कि एक्लिप्स मून यान को किसने मारा। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। पूरे चांद पर केवल मुट्ठी भर ही ऐसे लोग हैं जो डार्क मून एम्पायर के भीतर रहते हुए ल्यूनर एक्लिप्स को चुपचाप मार सकें। झंगी धीरे धीरे महसूस कर रहा था, वे किसी विशाल षड्यंत्र के बीच फंस रहे हैं। उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि उन्हें सिर्फ समाल सील के संकट को नहीं सुलझाना, बल्कि शायद दोनों साम्राज्यों के बीच के राजनीतिक भंवर में भी खिंच रहे हैं। जरा सी असावधानी भयानक परिणाम दे सकती है। सबसे बुरा हुआ तो भागकर वापस चले जाएंगे। हालांकि रेडिएंट मून और डार्क मून की तकनीक बहुत उन्नत है, पर स्पष्ट है उनके वॉरशिप अभी भी ड्रीमर जितने उन्नत नहीं। ऊपर से मेरी स्पेशल टेलीपोर्टेशन एबिलिटी, भाग निकलना कोई समस्या नहीं। झंगी पहले से तैयार था। अगर हालात बिगड़े तो तुरंत गायब। ब्लैक मून प्रीस्टेस ने कठोर स्वर बनाए रखा। तीसरे प्रीस्ट ने ठंडे स्वर में कहा, संक्षेप में इस मामले की पूरी जांच आवश्यक है। उसने झंगी और बाकी मनुष्यों की ओर इशारा किया। स्थिति स्पष्ट होने तक तुम सब डार्क मून एम्पायर में ही रहोगे, यहां से जा नहीं सकते। मोरना की निगाहें बर्फ सी ठंडी हो गई। उसकी लंबी उंगलियां हल्की नीली रोशनी छोड़ने लगी। फ्रीमेंस वॉरियर रेस के युद्धरक्त ने उसे बंधनों को सहन करना नहीं सिखाया था। झंगी भी ठंडे स्वर में बोला, मैं असहमत हूं। वो बहस में समय बर्बाद नहीं करता। सामने वाला वैसे भी नहीं सुनने वाला। उसने सीधे कहा, तुम हमें कैदी बनाना चाहती हो? और उसके परिणाम क्या तुम उन्हें सहन कर सकोगी?
उसके डीमोनिक आर्मोर से भयानक आभा फैलने लगी। तीसरे प्रीस्ट की भौं तन गई। चेहरा अस्पष्ट था, पर भाव जटिल। अचानक उसके गले से एक ठंडी, कठोर औरत सी गूंज निकली। क्षण भर में एक भारी दमनकारी शक्ति उसके शरीर से फूटी और झंग यी व अन्य सभी पर दबाव बनकर गिरी। सबके चेहरे बदल गए। किंग आर्थर और सलादीन का सुपर पावर इंडेक्स अब लगभग 40,000 था। फिर भी वो ऑरा उन पर गिरते ही वे बिना प्रतिरोध तुरंत घुटनों पर गिर पड़े। फादर ओरियोन ने दार से आवाज निकाली। एक घुटने पर झुका। उसकी गर्दन लाल हो गई। वो उठने की कोशिश करता रहा। वो केवल पोप और गॉड के सामने झुकता है, ये उसके लिए घोर अपमान था। पर क्रोध शक्ति नहीं बढ़ाता। सर्वोच्च शक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ा। इंद्र की दशा और भी खराब हुई। उसका लोटस प्लेटफॉर्म बिखर गया और उसकी शांत मुस्कान गायब। वो मानो पर्वत के भार तले दबा पड़ा। तीसरे प्रीस्ट की एबिलिटी इंडेक्स कम से कम 60,000 अंकों की थी। इस क्षण सबको एहसास हुआ कि पहली मुठभेड़ में उसने मानव गठबंधन को जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन उसी दैत्यसी शक्ति के बीच झंग यी और यांग जिंगसिन अपनी सोफा पर बैठे, जरा भी प्रभावित नहीं। उस ऑरा की शक्तियां उनके क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पा रही थी। रेडिएंट मून एम्पायर उदासीन रहा। वो बस तमाशा देख रहा था और लाभ खोज रहा था। परंतु ये दृश्य देख तीनों सिल्वर मून गार्डियंस अचंभे में आवाजें निकाल उठे। इन दो मनुष्यों को क्या हुआ? शैडो ऑफ द मून्स एक्लिप्स का दबाव इन पर बेअसर कैसे? झंग यी शांत, पैरों पर पैर रखे, तीसरे प्रीस्ट को स्थिर दृष्टि से देख रहा था। मैं प्राचीन सभ्यताओं की शक्ति को कभी कम नहीं आंकता, पर तो क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं यहां बिना ट्रम्प कार्ड आए बैठा हूं? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी दाई आंख में स्पेस वॉर्टेक्स तेजी से घूमने लगा। उसके सामने धीरे धीरे एक स्पेस डोर खुला। फिर उस दरवाजे के पीछे से एक सिल्वर लाइट उतरी और 5 मीटर ऊंचा, मानवाकृति, अत्यंत सुंदर, कला की मूर्ति सा शरीर सबके सामने प्रकट हुआ। यह था ईहेन क्लैन का 4 गार्डियन नाइट्स में से एक, स्वॉर्ड नाइट लिंग, वही आर्कएंजल माइकल जिसे मनार्किक चर्च की प्राचीन पौराणिक कथाएं संस्थापक के बाद उच्चतम देवदूत कहती है। ये वही जाति है जो चांद पर आई समाल को सील करने हेतु, और जिन्हें मून पीपल अपने महान पूर्वजों जैसा मानते हैं। लिंग के प्रकट होते ही चांद के 6 सर्वोच्च नेताओं के चेहरे भीतर तक हिल गए। तीनों सिल्वर मून गार्डियंस तेजी से अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ये ऑरा गलत नहीं हो सकता। ये क्लैन है, हमारे क्रिएटर्स 12 सिल्वर किंग्स से भी अधिक शुद्ध ऑरा। ये स्वरूप, हां, ये तो स्वॉर्ड नाइट, 0, 4 महान नाइट्स का नेता, 0, सब चीजों की शुरुआत और सब चीजों का अंत, 0 ही लिंग है। चैप्टर 2345 0 एंड लिंग 2। लिंग का मानव रूप झंग यी के सामने प्रकट हुआ। उसके शरीर से कोई ऊर्जा तरंग नहीं निकल रही थी, लेकिन दूसरे जनरेशन गॉड यह क्लैन की आभा वहां उपस्थित हर व्यक्ति को हक्का बक्का करने के लिए पर्याप्त थी। वैटिकन के वे सदस्य जो झंग यी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, श्रद्धा से भरा नजरिया लेकर उसे देख रहे थे। फिर भी उनकी आंखों में जलन और ईर्ष्या की हल्की सी छाया तैर रही थी। तीनों सिल्वर मून गार्डियंस सीधे एक घुटने पर झुककर अपने महान सृजनकर्ता को प्रणाम कर बैठे। हालांकि ब्लैक मून प्रीस्ट्स नहीं झुके। आखिर उनके सृजनकर्ता तो समाल थे, जो ईहेन क्लैन के शत्रु थे। लेकिन सामने दूसरे पीढ़ी के गॉड की उपस्थिति ने उनके चेहरों पर भय का रंग डाल दिया। लिंग ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सामने खड़े लोगों को निहारा और उसकी शांत दृष्टि जाकर झंग यी के पास ठहर गई।
उसने कुछ नहीं कहा। उसके पास बस स्मृतियां थी। पूर्व में उसके पास आत्मा के एथेरिक फ्रैगमेंट्स तक मौजूद नहीं थे, इसलिए उसकी चेतना अधूरी थी। वो केवल वही करती थी जो झंगी उससे करवाना चाहता था। अब उसने झेंग लो के ईथर फ्रैगमेंट्स का एक हिस्सा अवशोषित किया है। पता नहीं उससे उसके भीतर क्या परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। फिर भी बाहरी दुनिया की बातों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने कभी किसी चीज के बारे में स्वयं पूछताछ नहीं की। झंगी के ठीक बगल में 5 मीटर ऊंची लिंग शांत भाव से खड़ी रही। उसने आवाज न उठाई, पर उसकी उपस्थिति ही उसके दृष्टिकोण की सबसे बड़ी घोषणा थी। तीनों सिल्वर मून गार्डियंस उत्साह से सिर झुकाकर प्रतीक्षा करते रहे काफी देर तक, लेकिन लिंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी वे उसी भक्ति में निमग्न रहे। हे महान गॉड, इस उपग्रह पर आपका आगमन हमारे लिए वरदान है। क्या आप समाल के लिए यहां आए हैं? एक्साइव लियूनियन की आवाज उत्साह में कांप उठी। यदि लिंग स्वयं कार्रवाई करे तो द्रिक गॉड्स उनके सामने कुछ नहीं। अरबों वर्ष पहले इसी 4 नाइट्स ने एक एक द्रिक गॉड को सील किया था, वो भी केवल एक बार नहीं। उस युग में द्रिक लोग 7 से कहीं अधिक संख्या में थे। वे एक अपार शैतानी सेनादल थे, जिनका नेतृत्व सबसे शक्तिशाली 7 डीमन लॉर्ड्स करते थे। तीसरी पीढ़ी, जिनकी जीवन ऊर्जा लगभग असीमित थी, बार बार विद्रोह कर देवताओं के शासन को उलटने का प्रयास करती रही, लेकिन हर बार ईहेन क्लैन और उनके 4 नाइट्स ने उन्हें पूरी तरह कुचल दिया। यदि इश्तर अपनी अनंत निगरानी जीवन से तंग आकर ईथर जगत में न लौटती तो ड्रग्स का दुनिया में कहीं स्थान न बचता। लेकिन लिंग ने किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने एक दूसरे की ओर देखा, स्थिति समझ न पा रहे थे। XUNUAFEI मिंग ने कहा, गॉड, आपको ईथर में लौट जाना चाहिए था। फिर ये शरीर भौतिक जगत में कैसे बचा? उसके एक प्रश्न ने सबका उत्साह चीर दिया। सही था, यदि वास्तविक लिंग सामने होती तो उसकी उपस्थित शक्ति समाल की बेचैनी को तुरंत दबा देती। ऐसे में किसी में विरोध का विचार जन्म ही नहीं ले पाता। लेकिन वर्तमान लिंग वो दबाव उत्पन्न नहीं कर रही थी। तीनों सिल्वर मून गार्डियंस ने ये बात तुरंत समझ ली। सामने दिख रहा लिंग केवल स्वॉर्ड नाइट का शारीरिक कवच है, उसका वास्तविक एथेरिक अस्तित्व नहीं। हां, वो वास्तविक सत्ता भौतिक के किसी बंधन में नहीं रुकती। वो तो बहुत पहले ईथर के विशाल सागर में लौट गई है। तीसरा गार्डियन धीरे से बोला, क्षणिक जीवन, क्षणिक दृष्टा, उसने अफसोस किया। फिर भी उनके दिल में लिंग के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई। तीसरे सिल्वर मून गार्डियन ने कहा, यदि स्वॉर्ड नाइट्स ने किसी को मान्यता दी है तो वो हमारे सृजनकर्ता की इच्छा को धारण करने वाला है। वो इस अपराध का कर्ता नहीं हो सकता, चाहे उसके अपने उचित कारण हो। उसके इन शब्दों ने स्पष्ट कर दिया। वो झंग यी के पक्ष में खड़ा है। ये सुनकर ब्लैक मून प्रीस्ट का चेहरा कठोर पड़ गया, भले उसका चेहरा दिखता नहीं था। यदि मून एम्पायर और ह्यूमैनिटी साथ मिल जाए तो डार्क मून एम्पायर का भाग्य तय है। आखिर मानव पक्ष की शक्ति अब कम नहीं रही, विशेषकर वो मानव जो डीमन गॉड आर्मोर पहने बैठा है। उसकी क्षमता ब्लैक मून प्रीस्ट की निचली श्रेणी से कम नहीं। रेडियंट मून क्लैन ईहेन क्लैन की रचना थी और वे अपने सृजनकर्ता के प्रति असीम भक्ति रखते हैं। लिंग का ये शारीरिक कवच ही उन्हें झंग यी के पक्ष में झुकाने के लिए काफी था। लेकिन डार्क मून एम्पायर झुकने को तैयार नहीं था। किसी न किसी को जिम्मेदारी स्वीकार करनी ही होगी। तीसरे ब्लैक मून प्रीस्ट ने ठंडे स्वर में कहा, मानव पक्ष इसमें प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। यदि तुम उनकी रक्षा पर अड़े हो तो हम युद्ध को तत्पर हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के 3 सिल्वर मून गार्डियंस ने भी शक्तिशाली ऊर्जा लहरें छोड़ दी, जो ब्लैक मून प्रीस्ट से कम नहीं थी। 6 प्राणी, प्रत्येक 2 लेवल रेटिंग 50,000 से ऊपर। उनकी टकराती ऊर्जा ने आसपास की जगह को कापाकर रख दिया। झंग यी और यांग एक्साइन को छोड़कर अन्य सभी मानव अभिजात घुटनों के बल गिर पड़े, हिल भी नहीं पाए। अधिकतम यही,
हम अपना बलिदान देंगे। फायर सोर्स वापस नहीं ला पाए तो किसी न किसी का अंत निश्चित है। तीसरे ब्लैक मून प्रीस्ट की आवाज गूंज उठी। तीसरे सिल्वर मून गार्डियन ने निर्विकार स्वर में कहा, हम रेडियंट मून एम्पायर, तुम ड्रूकियंस की किसी रचना से कभी भयभीत नहीं हुए। हम लेडी लिंग की इच्छा पूर्ण करेंगे। युद्ध की हवा घनी हो गई। इंद्र व अन्य मानव योद्धा पसीने से भीगे हुए जमीन पर कांपने लगे। यदि युद्ध भड़का तो वे शॉकवेव से ही मर जाएंगे। यहां 30,000 एबिलिटी इंडेक्स का मानव भी विनाशी पाएगा। उसी क्षण ह्यूमन साइड की ठंडी चुप्पी को एक आवाज ने तोड़ा, यांग एक्साइन एक्साइन, क्यों बातों को इतना अनप्लेजेंट बनाना? उसने शांत स्वर में कहा, क्या इस सब का उद्देश्य समाल की सील की समस्या हल करना नहीं है? यदि मैं तुम्हारे लिए यह समस्या हल कर दूं तो लड़ाई की आवश्यकता नहीं, सही? उसके शब्दों के साथ सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। यांग एक्साइन एक्साइन वही सोफे पर बैठी रही, बिना भय, शांत, संयत आवाज। ब्लैक मून प्रीस्ट और सिल्वर मून गार्डियन दोनों ने राहत की सांस ली। वे अपने अपने कारणों से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन यदि युद्ध टल जाए तो कौन मूर्ख इसे चाहेगा? सबकी आंखों में आशा चमक उठी। यांग एक्साइन एक्साइन ने कहा, समाधान अत्यंत सरल है। हम डार्क सन फॉरेस्ट में प्रवेश करेंगे और तुम्हारे लिए खोया हुआ फायर सोर्स वापस लाएंगे। क्या इससे समस्या हल नहीं होगी? झंगी को लगा ब्लैक मून प्रीस्ट्स के चेहरे चमक उठे होंगे। मून पीपल जिस निषिद्ध भूमि में जाने का साहस नहीं करते, वहां वही मानव आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि समाल की सील पुनः सुदृढ़ हो जाती है तो सिल्वर मून गार्डियन और ब्लैक मून प्रीस्ट को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। ये दो महान साम्राज्यों के 10 सर्वोच्च नेताओं को बचाने जैसा है। जहां इतने बड़े लाभ मौजूद हों, एक्लिप्स यान की हत्या सच में मानवों ने की या नहीं, अब अप्रासंगिक हो जाता है। असल मायने ये नहीं रखता कि सत्य क्या था। महत्वपूर्ण ये है, अगला कदम कैसे समाधान दे सकता है। चैप्टर 2346 जीरो एंड लिंग 3। यांग एक्साइन एक्साइन की ओर देखते हुए एक्साइव ल्यूनियन ने गंभीर स्वर में कहा, डार्क सन फॉरेस्ट एक अत्यंत भयानक स्थान है। वो समाल की आध्यात्मिक इच्छा से प्रदूषित है और वहां उसके सैकड़ों करोड़ वर्षों से सील किए गए नकारात्मक भावनाओं का निकास द्वार स्थित है। यदि हम सिल्वर मून गार्डियंस भी उसमें प्रवेश करें तो हमारे भ्रष्ट होने की संभावना अत्यंत अधिक है। वो क्षण भर रुकी, फिर बोली, ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है। इस वाक्य के साथ ही वातावरण का तापमान जैसे बदल गया। तीसरे और 5वें सिल्वर मून गार्डियन के चेहरों पर भी स्पष्ट द्वंद्व नजर आया। इतने शक्तिशाली रेडियंट मून एम्पायर के शासकों का समाल की आत्मा से भ्रष्ट होना, ये उनके कुल का अपमान था, जिसे बाहरी लोगों को बताना उचित नहीं। लेकिन झंगी को लिंग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी और वे उसे अपना समझते थे। इसी कारण ये सत्य खुलकर बोला गया। झंगी ने भौहें सिकोड़कर कहा, तो क्या डार्क सन फॉरेस्ट में तुम्हारे स्तर के प्राणी मौजूद हैं? तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा वहां कौन से मानसिक प्रदूषक है और उनकी शक्ति कितनी है। तीसरे सिल्वर मून गार्डियन ने लंबी सांस छोड़ी। अब जब बात खुल चुकी है तो छुपाने जैसा कुछ नहीं। उसने झंगी और यांग एक्साइन एक्साइन की ओर देखा। हम तुम्हें एक सूची प्रदान करेंगे। ये सूची उन 2 शक्तिशाली कबीले की है जिन्होंने हजारों वर्ष बाद इस स्थान में प्रवेश किया था। वे जीवित है या नहीं अनिश्चित है, लेकिन निश्चित बात यह है कि वे अब हमारे जैसे नहीं रहे। एक बात स्पष्ट है, उनकी आत्मा और इच्छा भ्रष्ट होने के बाद वे हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते, क्योंकि समाल का सार विनाश और लूट है, देना नहीं। तीसरे प्रीस्ट ने भी कहा, हम संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अब वो एक्लिप्स मून यान की मृत्यु का उल्लेख नहीं करती थी। शायद उसे समझ आ चुका था, मानवों द्वारा उसका वध करना अत्यधिक संभावना नहीं। यांग एक्साइन एक्साइन ने दी शितिया, फादर ऑर्लीन और अन्य मनुष्यों की ओर देखा। इस विषय पर तुम लोग क्या कहते हो? उनके पास कहने को कुछ नहीं था। परिस्थितियों ने फैसला कर दिया था।
यदि झंग यी ने लिंग का मानव रूप न निकाला होता तो ये दोनों महान साम्राज्य उन्हें पलक झपकते मिटा देते। शायद केवल झंग यी, जिसे डीमन गॉड आर्मोर के उन्नत संस्करण और स्पेस टाइम की क्षमता प्राप्त है, भाग पाता। बाकी सभी 50,000 से 60,000 सुपर पावर इंडेक्स वाले दानवों के सामने एक झटके में समाप्त। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई ऑल्सो बिलीव ह्यूमंस और ल्यूनेरियंस का भविष्य साझा है और व्यापक हित के लिए यह किया जाना चाहिए। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने भाग्य का मार्गदर्शन देखा है। ट्रिनिटी ने मुझे बताया, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में इंद्र अपनी रहस्यमयी छवि नहीं खोता। वो निश्चित ही एक योग्य ठग था। उसके शब्दों के बाद एक्साइव ल्यूनियन अचानक पूछ बैठी, तुम्हारे थ्राइफेस गॉड, क्या वो 3 सिर वाला विशाल सर्प है? इंद्र स्तब्ध रह गया। भारत की पौराणिक कथाओं में सर्प देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5वीं पीढ़ी के अधिकांश जीवन रूप सरीसृप थे, लिजर्ड, डायनासोर या स्नेक। क्रिएटर ने उनके शरीर को आधार बनाकर ईथर के फ्रैगमेंट्स प्रविष्ट किए और इस प्रकार यहूया पीपल की 5वीं पीढ़ी की उत्पत्ति हुई। दी शितिया ने आश्चर्य से एक्साइव ल्यूनियन की ओर देखा, कुछ बोल नहीं पाए। मून पीपल 4थी पीढ़ी के बुद्धिमान प्राणी थे। इंद्र द्वारा वर्णित ट्रायड गॉड्स, उनकी दृष्टि में केवल एक उभरता हुआ कबीला था। उन्होंने 5वीं पीढ़ी के उत्थान और पतन को देखा था और अंततः उनका कुछ भाग पृथ्वी के गहराई में विलुप्त हो गया। एक्साइव ल्यूनियन के होठों पर अनकही मुस्कान तैर गई। उनकी बगल में खड़ी 5वीं सिल्वर मून गार्डियन सेंट यूए ल्यू जी ने धीमे स्वर में कहा, उनके युग में वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली जातियां थी जो हमारे दूरस्थ पूर्वजों के स्तर तक पहुंचने वाली थी। आखिर 5वीं पीढ़ी क्रिएटर द्वारा द्रिक गॉड्स को दबाने हेतु निर्मित थी। कभी यहूया ट्राइब ने द्रिक गॉड्स को भी झुकाया था, परंतु अंत में वे द्रिक की असीम जीवन शक्ति के आगे टिक नहीं सके और पराजित हो गए। झंग यी के मस्तिष्क में किनलिंग पर्वत के नीचे सोए ड्रैगन क्लैन की छवि कौंधी और अफ्रीकन डीमन की आग के नीचे बगुया सील। क्या ड्रैगन्स कभी इतने शक्तिशाली थे कि द्रिक लोगों को दबाकर उनसे युद्ध कर सके? अचानक इंद्र ने छाती तान ली, आप लोग हमारे ही पूर्वजों की बात कर रहे हैं, ट्रायड्स, जिन्होंने एक युग को सृजित, संतुलित और नष्ट किया। एक्साइव ल्यूनियन की मुस्कान गहरी हो गई। वह 3 सिर वाला सर्प पिछले युग में ड्रैगन नामक राज्य का केवल एक अनुचर था। दी शितिया की मुस्कान जम गई। वो मुंह खोलकर कुछ कहना चाहता था, पर लाखों वर्षों पुरानी सभ्यता के सामने उसका तर्क ध्वस्त हो गया। झंग यी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर थपकी दी, जबकि दी शितिया अब भी घुटनों के बल बैठा था। कोई बात नहीं, जब तक जीवन है लैकी बनना शर्मनाक नहीं। इंद्र ने दांत भिंचे। उसे अपनी भविष्य दृष्टि याद आई, जहां वो झंग यी के साथ खड़ा था, पीछे से विनाशकारी हमले करता हुआ। क्या वास्तव में वह झंग यी का अधीनस्थ बनने वाला है? पहले कभी नहीं, पर अब झंग यी की डिस्प्लेड शक्ति उसके एबिलिटी इंडेक्स से लगभग 10,000 अधिक थी। भारत की भूमि से दूर फेथ सपोर्ट के बिना वो मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए झंग यी कितना भी अपमान करे, वो प्रत्युत्तर नहीं देता। अंततः सभी मानव प्रतिनिधियों ने निर्णय स्वीकार किया। डार्क सन फॉरेस्ट में प्रवेश कर स्पार्क ऑफ फायर की खोज करेंगे। वस्तुतः यही एकमात्र उपाय था। झंग यी और उसकी टीम को चंद्रमा के ध्वंस को रोकना था, ताकि अर्थ अपनी नाजुक स्थिति से बच सके। लेकिन झंग यी कौन है? वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। सड़क पर पैसा न मिले तो वो घाटा ही है। झंग यी ने 2 महान साम्राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा, परंतु हमारी शक्ति सीमित है। हम दूर से आए हैं, लूनर वातावरण के अनुकूल नहीं, संसाधन भी कम है, मार्ग की जानकारी नहीं। उसने दर्जनों और जोड़ दिए, स्पष्ट रूप से कठिनाई दर्शाते हुए। रेडिएंट मून एम्पायर का पक्ष पहले से ही झंग यी को प्रसन्न करना चाहता था, जो लिंग की पसंद था। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यांग एक्सएक्साइन को भी दोनों नाइट्स ने चयनित किया है, उनकी दृष्टि और अधिक उत्साही हो गई।
एक्साइव ल्यूनियन के मन में विचार उठा, दूसरी पीढ़ी के असाधारण प्राणी ईथर में लौट चुके हैं। सिद्धांततः उच्चतर जगत के जीव भौतिक जगत को पेतरी डिश में पनते जीवाणु समान देखते हैं, परंतु कालांतर में वे इस मटीरियल वर्ल्ड से स्नेह भी विकसित कर सकते हैं और कभी कभी सूक्ष्मदर्शी लेकर निरीक्षण हेतु लौट भी सकते हैं। हमें झंगी और यांग एक्साइन के साथ संबंध सुदृढ़ करने होंगे। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।